हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट में हमने डेनियल सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है उसके बारे में अच्छे से देख लिया था। डेनियल सेल्स की वर्किंग्स को हमने देख लिया था। डेनियल सेल्स के फंक्शन के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था कि किस तरह से उसमें दो डिब्बे बने रहते हैं और उन दो डिब्बों के अंदर हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और एक तरफ हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। लेकिन बच्चों, इन सभी चीजों को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सभी चीजें हमारी बुक्स में कैसे लिखी रहती हैं, हमको अपने कॉपी में कैसे लिखना है, इन चीजों को हम आज देखेंगे और जिसे हम क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको कोई डेनियल सेल्स के बारे में अगर पूछ ले तो आप हर बार तो वही फिगर नहीं ड्रॉ करोगे, कितना बड़ा सा फिगर ड्रॉ करो। छोटे में आपको थोड़ा सा समझाना है कि इस तरह से ये चीजें हो रही हैं, तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसी को हम सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे हमारा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला, हमारा वाटर बनता है। लेकिन ये तो ठीक है, हमको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। हमारी बुक्स में कैसे लिखा रहता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा रहता है, H2 + O2 और इसके बाद एक एरो, उसके बाद फिर H2, कुछ इसी तरह से लिखा रहता है, जो कि हमको ये बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह सेल को भी आपको कुछ छोटे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा कि आपको तुरंत ये पता चल जाए कि सेल के अंदर ये चीजें हो रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था डेनियल सेल में कि हमारे दो डब्बे रहते हैं, दोनों डब्बों में ही कुछ सोल्यूशन रहता है और जिसका सोल्यूशन रहेगा उसी के इलेक्ट्रोड भी रहते हैं। जैसे पहले डब्बे में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और उसमें हमने जिंक की रॉड को डीप करके रखा था। दूसरे डब्बे में हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और उसमें हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को डीप करके रखा था। ठीक, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हमारे किसकी होती है, मेटल की रहती हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेटल की जगह पे M लिख दूंगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेटल की इलेक्ट्रोड है, उसमें से N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और ये बीच में हमने क्या लगाया, 2 पाई लगाया। जो इलेक्ट्रॉन ये मेटल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे उनको ये वाला इलेक्ट्रोड इसको रिसीव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा M में। ये सॉलिड फॉर्म में था और ये एक्वस में आयन आए हुए थे। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस में आयंस आए हुए हैं और ये एक्वस फॉर्म से सॉलिड में जाके चिपक रहा है और ये बन गया सॉलिड। कुछ इसी तरह से हमारा जो है डेनियल सेल में भी हो रहा था। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पे हमारे इस तरह से 2 डब्बे बने हुए थे। इन दोनों ही डब्बों में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड था। ठीक, और इस तरह से यहाँ पे हमने फिगर को ड्रॉ किया था, बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज को भी ला के रख दिया था कुछ इस तरह से, ताकि इस सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई रहे। अब इसको हमने क्या कहा था, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और यहाँ पे हमने रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को देखा था। ठीक उसी तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पार्ट है और ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल का पार्ट है और ये बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज को नोटिफाई कर रहा है। यानी ये बड़ी सी जो दो पाई आपको सीधी दिखेगी वो हमेशा जो है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाला भाग हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है, ये वाला भाग हमारा रिडक्शन हाफ सेल का है और ये टोटल भाग हमारा सेल का है। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि M यानी जिंक जो है क्या कर रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और आयन के फॉर्म में यहाँ आ रहे थे। उसी तरह से जिंक ने क्या किया, अब N+ क्या है, N+ एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। N+ एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये जिंक है, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सॉल्ट ब्रिज। कॉपर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये एक्वस में था, ये सॉलिड और ये एक्वस में। कुछ इसी तरह से जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है वहां पे, और उसी को मैंने एक लाइन में ये दिखा दिया है कि आपका सेल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है।
ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर रिसीव कर रहा है। यहाँ भी यही चीज हो रही थी। कभी कभी क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन टर्म्स भी लिखे रहते हैं कि इस एक्वस सोल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, इस एक्वस सोल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, तो उसको कहाँ पर लिखा जाता है, आइए हम देखते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ और ये हमारा सोल्यूशन है। इन दोनों ही सोल्यूशंस को हम ये मान लेते हैं कि इनका कंसंट्रेशन 1m है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा फॉर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के समय हम जो है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए Zn2+ में ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। इधर हमारा Cu2+ है एक्वस फॉर्म में और ये हमारा Cu है कॉपर सॉलिड में। तो एक्वस जो भी एक्वस वाले रहेंगे उन्हीं का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। तो जस्ट उसके बगल में ब्रैकेट में आपको 1m लिख देना है कुछ इस तरह से। और आपका ये पूरा सेल ये बता रहा है कि इस एक्वस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। बस इसी तरह से अभी ये चीजें आपके लिए बच्चों नई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज करने लग जाओगे आपके लिए सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम सेल रिप्रेजेंटेशन को हमने देख लिया है कि किस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सेल के रिएक्शंस के बारे में, यानी सेल रिएक्ट किस तरह से करती है और उनको हम कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं सेल रिएक्शन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। हम अपना एग्जांपल जिंक और कॉपर का ही ले लेते हैं। देखिए जिंक क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो इसको हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। कॉपर क्या कर रहा था, उन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। देखिए बच्चों, जिस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरह से सेल रिएक्शन में भी जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को आप अलग लिख सकते हैं और रिडक्शन हाफ सेल को अलग लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है आपकी पूरी सेल रिएक्शन नहीं हुई है। जब इन दोनों ही रिएक्शंस को आप जोड़ दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे आपस में और इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसे हम कहेंगे पूरी सेल रिएक्शन, यानी जब ये जो है सेल रिएक्शन कहलाएगी। हाँ, एक बात और इसमें नोट करने लायक है, नोट बना के यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते नहीं है उसमें। जैसे कि इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। बस आपको समझ जाना है कि Zn ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और उसको Cu ने एक्सेप्ट किया और Cu में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख दीजिएगा, फॉर सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन शुड कैंसल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए एंड नॉट बी मेंशन, और उनको मेंशन नहीं किया जाना चाहिए, और जो कि आपको यहां दिख भी रही है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को आपको अपने से करना है ट्राई। देखिए क्वेश्चन है हमारा Ni2+ Ag+ और Ag, ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में है सेल का। अब इसको आप जो है रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को अलग, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को अलग और पूरी सेल रिएक्शन को आपको अलग लिखना है। इसको ट्राई करिए आप वीडियो पॉज करके। चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहिएगा। वीडियो आप पॉज कर दिए तो फिर घंटों तक आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे
इस फॉर्म से आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि Ni क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और Ag जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी तरह से अब आपको नोटेशन फॉर्म में ही हर जगह मिला देखने को मिलेगा और आपको समझना भी है। तो देखिए Ni क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, 2++2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, अब Ag क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया Ag, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या ये सही है? ये भी गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से 2 रिलीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे Ag केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर क्या आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। अब आसानी से इसको कैंसिल कर देंगे जब इनको हम जोड़ेंगे। अब हमारी पूरी रिएक्शन आ जाएगी Ni प्लस 2Ag प्लस Ni2 प्लस 2Ag। ये हमारी पूरी सेल रिएक्शन निकल करके सामने आती है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे, तो प्लीज आप उनको ट्राई करिए। जैसे जैसे आपकी हैबिट में आती चली जाएगी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे अब हम सब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बच्चों प्लीज इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन भर पीछा छोड़ने वाली नहीं है सारी चीजें। अगर आपने साइंस लिया हुआ है 12th में, ये सब चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। 12th ही नहीं, 12th के साथ साथ आपको जब भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो इन्हीं के थ्रू अगर आप इनको अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो आप जरूर आगे चलते चले जाएंगे, नहीं तो बीच में मझधार में छूटते चले जाएंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी। तो किसकी क्षमता की बात की जा रही है? इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड हम जानते हैं कि मेटल की रॉड होती है, उसकी क्षमता के बारे में यहाँ पे बात करनी है हमको। देखिए चलिए इसके लिए सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से हमने सेल में देखा था। ये हमारा एक एक्वस सोल्यूशन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, एक रॉड को डिप कर दिया, तो पतला रॉड बन गया। इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं क्योंकि काम है इसका। ये कुछ इस तरह से मोटा सा रॉड बन गया, मेटल का रॉड है ये। यहाँ लिख दिया मैंने M, और ये हो गया मेटल रॉड। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, यही कहते हैं ना। अब चलिए, इस मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। अब वो क्यों है तो भाई है तो भाई है। देखिए, कोई मेटल कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, कोई मेटल कैसा होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये मेटल्स के ही तो इलेक्ट्रोड बने रहते हैं। ये सारी जो प्रोसेस हो रही थी कि जैसे ही मैंने इसको, इस रॉड को इसमें डिप किया, तो ये क्या करते हैं, कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये किसकी टेंडेंसी है? मेटल की है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि इस मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। यानी ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है भाई। ये मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यही मतलब हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मेटल्स के जो आयन हैं वो इस सॉल्यूशन में आएंगे Mn+ फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स ये रॉड पे आ जाएंगे। और हमने देखा था कि ये बहुत समय तक नहीं चलता है। कुछ समय बाद ऐसा हो रहा था कि चारों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था इस तरह से, और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। यानी
इस मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ गया था और इस सॉल्यूशन में हमारे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे। तो जब मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्लस एन इलेक्ट्रॉन माइनस, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। अब एन प्लस से एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल का मतलब ये हुआ कि कोई मेटल्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कोई 3, कोई 1, जो जैसा मेटल रहेगा उस मेटल के हिसाब से यहाँ पे एन की वैल्यू फिट होती चली जाएगी, इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीजें किसके चलते हो रही थी, इलेक्ट्रोड के चलते। अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को इसमें न डालता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, क्या ये मेटल्स क्या इसमें आते, नहीं आते, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया है। तो लेकिन कुछ समय बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो जा रहा है। चार्ज का सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अलग होते जा रहे हैं और निगेटिव चार्ज जो है वो अलग होते जा रहे हैं। तो यहीं पे जो है पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ये चार्ज सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पहले था वो अब नहीं रह गया है, वो अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है सेपरेट हो गए। अगर चार्ज सेपरेट न हुआ होता तब तक तो इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल थी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, तभी तो करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन अब इसका पोटेंशियल डाउन हो गया है। किसके चलते? इस चार्ज सेपरेशन के चलते, चार्ज सेपरेशन के चलते, और जिसके चलते ये इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसमें अब डिफरेंस आ गया है। जो चीज हम चाह रहे थे वो अब नहीं हो पा रहा है। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके बार बार मेरे शब्दों को सुनिएगा, तभी आपको हर एक चीज क्लियर हो पाएगी। इस चार्ज सेपरेशन के चलते जो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का था, जो पोटेंशियल या एबिलिटी इस सॉल्यूशन की थी, अब उनमें डिफरेंस आ गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी अब दोनों में अंतर आ गया है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए राम और श्याम एक अच्छे मित्र थे, लेकिन कुछ समय बाद राम और श्याम के व्यवहार में अंतर आ गया, कुछ खटास हो गई। वही चीज है, पहले ये दोनों अच्छे मित्र थे, ये अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था, ये इसमें से इसमें चला आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर रहा था और करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद इनके व्यवहार में, इनकी पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेटल, समझने के लिए आप, मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम is called electrode potential. यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप हुआ है, उसी को हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हमने लिखा है कि मेटल की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की। तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कैपिटल ई एम एन प्लस, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इस मेटल की टेंडेंसी क्या होने की है, ऑक्सीडाइज होने की है। इसलिए हमारा ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ई एम स्लैश एम एन प्लस। अब अगर मान लीजिए मेटल की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे मेटल की टेंडेंसी, यानी अब हमारा इलेक्ट्रोड जो है
वो रिड्यूस होना चाह रहा है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है इस तरह से, और इसमें एक मैंने मेटल की रॉड को डिप कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा तो होगा क्या कि यहां से Mn प्लस आयन, पहले तक आयन इस रॉड से आ रहे थे जब ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब क्या होगा? आयन जो होता है सोल्यूशन से जाकर के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इस रॉड की तरफ बढ़ेंगे। तो होगा क्या? यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा चारों तरफ, और यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव आने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पूरे खत्म होते जा रहे हैं यहाँ पे मेटल के रॉड पे, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आयंस जो है यहाँ से निकल के जा रहे थे, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कुछ। तो बस वही कहानी यहीं पे है, यहाँ पे भी है कि द चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लिखते हैं Mn प्लस m, और ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया ये हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गई बातें हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अलग अलग करके देखा। अब जो है हमारी अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ई लिख दिया कैपिटल शॉर्ट में, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, यानी मेटल किस तरह का है और उसके आयंस किस तरह के हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही थर्ड जो है हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। अभी केवल दिखावा है आपके लिए। जब नर्स्ट इक्वेशन को हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें वहां पे आएंगी कि कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसको बताना जरूरी था कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में अब इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को लेकर के, और साथ ही कुछ और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। ऑल द बेस्ट।